एम होता है कि भाई मुझे मुझे डॉक्टर खुद से बनना है, किसी का होता है कि भाई मेरे मम्मी पापा का विश था कि उनको डॉक्टर ही बनाना है अपने बच्चों को, फिर आपके मम्मी डॉक्टर हैं, आपके पापा डॉक्टर हैं, या कुछ और एम, बायोलॉजी आपको बायो में इंटरेस्ट था, एनीथिंग। और इसके साथ साथ मेरे को ये भी जानना है कि भाई अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक टारगेट होता है बच्चों का कि मेरा ये टारगेट है, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, मेरा ये टारगेट है, मुझे एम्स नागपुर में एडमिशन चाहिए, मेरा टारगेट है, मुझे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, टीचर बनना है बायो का, साइंटिस्ट बनना है, सारे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, मुझे नर्सिंग में जाना है। आप लोगों के पास क्या ऑप्शन हो बनना? एएफएमसी जाना है, वेरी गुड गौरव। एएफएमसी के लिए भी वन एंड ओनली ऑप्शन होता है नीट। सब बताएंगे, बोल के भी बता सकते हो, जो बोल के बताना चाहते हैं कि मैम मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड गोविंद, गोविंद ने बोला उसको वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन बनना है। आदित्य का है एम्स ऋषिकेश, वेरी गुड। हार्ट सर्जन बनना है जेसिका को, एंड विस्मा कार्डियोलॉजिस्ट, वेरी गुड। अच्छा, रितेश को बनना है डॉक्टर फॉर माई मदर। बुंटीज को बनना है साइकाइट्रिस्ट एंड वांना हेल्प माय पेशेंट, सिंपैथी। पेडियाट्रिक्स डॉक्टर बनना है, दिशा को कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब मैक्सिमम हमारे पास बच्चे कार्डियोलॉजिस्ट वाले हैं क्या? निशिता आपको क्या बनना है? निशिता ने निष्ठा, यस मैम, वो निष्ठा है, वो सब निष्ठा करते हैं। ना कभी कभी मुझे डिफेंस की लाइन में जाना था और थोड़ा ना मेडिकल लाइन में भी जाना है, तो मैं थोड़ा वैसे हूँ। मतलब एनडीए भी करना है और नीट भी करना है। हाँ मैम, कुछ ऐसे है। बट बेटा एनडीए के तो मैथ्स जरूरी होता है, पीसीएम भी है आपके पास? मैम मैं तो वैसे लूंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ले लेना, लेना चाहिए ना, एनडीए के लिए तो मैथ्स चाहिए चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आप लोगों के अभी मेरे को सबके आंसर्स मिल गए। जेसिका कुछ बोलना है बेटा? हैंड रेज किया हुआ है आपने। मेरी क्लास में आप लोग फ्री हो, जो बोलना चाहते हो बोलो, बस नहीं करना है बस। जितना मर्जी, जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना ही मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। वेरी गुड, आयुष ने बोला वो पर्सन की लाइफ सेव करना चाहता है। चलो, आज आप लोगों को ना मैं आप लोगों के करियर से मिलवाऊंगी थोड़ा सा। आप लोगों ने पीसीबी लिया, मेरे को सबने अपने अपने रीजंस बता दिए कि मैम मेरा ये रीजन है, ये रीजन है। अब आप लोगों को पता है कि भाई पीसीबी लेके मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होता है, कि भाई आप डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर भी कैसे डॉक्टर बन जाओ? एमबीबीएस। क्या मुझे कोई एमबीबीएस की फुल फॉर्म बता सकता है? इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? बताओ बेटा, बताओ कृष्णा। रितेश ने क्लास लीव कर दिया। बेटा अगर क्लास तो सबके सब क्लास में रहना है, एंड तक सबको रहना है। सत्यम की The full form of हाँ हाँ बताओ मैम कृष्णा। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, कंफर्म कराऊं? आकांक्षा सही बताया कृष्णा ने? यस मैम। वेरी गुड कृष्णा, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। एमबीबीएस के अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है बीएमएस कर लो, है ना, बीयूएमएस का ऑप्शन होता है, बीएचएमएस का ऑप्शन होता है, और बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन होता है। ये वो ऑप्शंस है जिनको मैं बेस्ट कंसीडर करती हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने पीसीबी लिया है ना तो इनके अंदर जाना। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन आप ऐड, फार्मा में भी जा सकते हो, ये भी आज के टाइम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बेस्ट फिजियोथेरेपी। मैक्सिमम भाई बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें तो एमबीबीएस ही करना है। तो अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस करने के लिए वन एंड ओनली सब केवल एक ही मेरे पास रास्ता है, वो है क्या? नीट। तो आज से आप लोगों को ये समझना है, आपकी 11th क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही है, आप लोगों की नीट की जर्नी स्टार्ट हो रही है। एंड आप लोग सीरियसली बहुत ज्यादा लकी लोगों को 11th क्लास लोगों को नीट के प्रिपेयर करना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th कर लेते हैं, 12th के मिड में आता है तब उनको टेंस है। क्यों नीट एग्जाम देना जरूरी है? नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेके आने के लिए मेरे को कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं? नीट का
है? मैम पता है। नो मैम, अभी नहीं। बेटा पूरा 11th आता है और पूरा 12th आता है। तो मैम अब हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मैम और दोनों के आते हैं सिलेबस। हाँ बेटा दोनों आते हैं। पूरा टोटल हमारे पास 96 चैप्टर्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को मिला के। 11th अगर मैं सिर्फ बायो की कंसीडर करूँ ना बेटा, बायो में टोटल 38 चैप्टर होते हैं। 38 के 38 चैप्टर आप लोगों को पूरी एक्यूरेसी के साथ पढ़ने पड़ते हैं। इतना इजी थोड़ी ना होता है डॉक्टर बनना। अब बताओ 11th और 12th दोनों बस आ रहा है, तो नीट की आपकी जो प्रिपरेशन है वो अब स्टार्ट होगी या 12th के बाद स्टार्ट होगी? मैम अब होनी अब चाहिए। स्टार्ट। बच्चों को रियलाइज कब होती है ये चीज? जाके आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई नीट के लिए 1 है, 2 ईयर ड्रॉप है। यस बोलो बेटा। मैम बहुत तो 12th के बाद देखते हैं, हाँ फिर कॉलेज। एग्जैक्टली वही करते हैं ना। वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 12th के बाद देखेंगे, अभी पहले बोर्ड एग्जाम्स पे ध्यान दे लेते हैं। लेकिन एक रियलिटी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को 11th और 12th आ जाना, आपको कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं किया हुआ है। तो अगर आप लोग ने अभी सपोज कर रहे हैं 12th, अभी 10th के एग्जाम दिया, आपने 12th के एग्जाम दिया है, 12th में आपके आ गए 99%, आपने किसी एग्जाम के लिए नहीं, क्या आप लोगों को कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज या मेडिकल छोड़ो कोई एडमिशन दे सकता है? मैम नो मैम। कॉम्पिटिटिव तो एक्स्ट्रा होता है। नहीं देगा। पूरी इंडिया में देखना, अगर लेना होगा बहुत सारी फीस लगेगी, और एमबीबीएस में करोड़ों फीस लगी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं। अब तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी नीट का स्कोर मांगते हैं, तो इसका मतलब जरूरी है ना आप लोगों को ये चीज समझना कि भाई 11th और 12th जरूरी है, लेकिन सब कुछ 11th और 12th नहीं है मेरे लिए। आज से आप लोग अगर पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये सोचे करेंगे कि आप लोग 11th और 12th के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? नीट के लिए। तो ये क्लासेस 11th 12th बेस्ड नहीं होंगी, ये क्लासेस नीट बेस्ड होंगी। एंड एक और चीज, आप सबके सब अल्फा बैच में आए हो मेरे पास, तो इसका मतलब आप सबके सब ऑलरेडी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, है ना। एक अच्छा एग्जाम क्रैक करके आप लोग हमारे पास आए हो, तो हमारी ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा हम लोग नीट का यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराएं, प्लस आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन भी कराएं। मैम नीट का एग्जाम गवर्नमेंट भी होता है बेटा, नीट का एग्जाम एक ही नीट होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं होता। अगर आप लोगों ने नीट में अच्छे मार्क्स लेके आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम। ठीक है सृष्टि? बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए जो चीज मैं समझा रही हूँ। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना कि मैम आज फर्स्ट डे आते ही पता नहीं क्या क्या हम लोगों को बता, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा नो मैम। है। नो मैम। यूज पढ़ेंगे तो पूरे साल हम लोग, पूरे साल पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। इवन 2 साल आप लोग मेरे साथ रहने वाले हो, 11th में भी 12th में भी। जो ये आज की क्लास है ये आज ही होगी, ये नहीं कि मैं आप लोगों को पूरे साल ये लेक्चर देती रहूंगी। ठीक है, तो सबके सबको एक चीज रियलाइज करनी है कि आज से हमारा नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पे। तो बच्चों देखो, मैं सिर्फ अभी आप लोगों को बायो के बारे में बताऊंगी, सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री की जब आप टीचर्स के पास जाओगे तो टीचर्स अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को बताएंगे, बिकॉज आपको पता है हर एक टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। सपोज कर रहे हैं मेरी आप लोगों के साथ डेली क्लास हुआ करेगी 1.5 आवर की, ठीक है। मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, पहला रूल होगा जैसे सपोज, तो मैं हर चीज आपको हैंड रिटन पढ़ाऊंगी। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाओगे। एक नई नोटबुक निकाल लो अच्छी सी, उस नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाओगे। स्कूल में जो नोट्स चल रहे हैं उनको भूल जाओ, जब आप मेरी क्लास में आओगे अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आओगे, प्लस अपनी मेरी नोटबुक लेके आओगे। नई नोटबुक बनानी है सबको, ये नहीं कि कोई रफ कॉपी में लिख रहा है, बिकॉज बच्चे बहुत करता है स्टार्टिंग की क्लासेस में कहीं भी लिख लेते हैं। फर्स्ट डे से ही अच्छे नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। मैं भी स्लाइड्स नहीं लेके आऊंगी, सारे डायग्राम्स आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगी, एक एक चीजें अपने हाथ से लिखवाऊंगी आपको। तो पहली चीज होगी, जो भी मैं क्लास साथ ही साथ लिखोगे, बैकलॉग नहीं छोड़ोगे कि मैम स्लाइड्स बेस्ड
बाद में लिख लेंगे, स्लाइड्स शेयर जरूर करूंगी मैं आप लोगों को। मैम नोट्स को डेकोरेटिव और क्लियर बना, बेटा डेकोरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है दक्ष, क्लियर बनाना है बस, कि आज आप नोट्स तो आप लोग 12th में भी पढ़ोगे, ये मत सोचना कि 12th में 11th नहीं पढ़ोगे, 11th भी पढ़ोगे। तो आप जो आज नोट्स बनाने शुरू करोगे ना वो 2 साल तक काम आएंगे। और अगर 12th के बाद डायरेक्ट नीट क्लियर नहीं किया, 1 ईयर ड्रॉप लोगे, तो समझ लेना 3 साल तक वो नोट्स पढ़ना है। तो ऐसे नोट्स बाद अगर आप अपने नोट्स पढ़ो ना तो आपको एक एक वर्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट समझ में होता है अच्छे नोट्स बनाना। यस मैम। आप लोगों का पहला रूल हो गया हमारा कि भाई हम लोग नोट्स अपने प्रिपेयर, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ा दूंगी आप लोगों को, उस चैप्टर से मैं आप लोगों को डीपीपीज दूंगी। ओके मैम। कि लिविंग वर्ल्ड से अब तक नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है मैं वो कराऊंगी, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को डीपीपी दूंगी। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, नहीं भी कर पाओगे तो क्लास में आके बोल देना मैम टाइम नहीं मिला, स्कूल का वर्कलोड था या कुछ भी इशू आया, बोल सकते हो। लेकिन तनिष्क डाउट है बेटा? मैम डीपीपी में बस एमसीक्यू होंगे? हाँ जी बेटा डीपीपी में एमसीक्यू होंगे, क्योंकि जो नीट का पूरा पेपर होता है ना एमसीक्यू होता है। ओके मैम। अब आप सोचोगे कि मैम हमारा तो जो 11th में होंगे टर्म 1 एग्जाम होंगे या वो होंगे उसमें तो एमसीक्यू नहीं आएंगे, ये चल रहा होगा ना माइंड में। यस मैम। उसका सोल्यूशन हमारे पास नोट्स है ना, जो हमारे नोट्स इतने अच्छे मैं आप लोगों को नोट्स बनवाऊंगी कि आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे कर, एग्जाम हुआ करेंगे टर्म 1 या टर्म 2, तब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराया करूंगी प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है। लेकिन हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा? नीट रहेगा, सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स। यस तो फिर उसके बाद सबके सब डीपीपी सॉल्व करेंगे। अब अगर मेरी क्लास आप लोगों के साथ हो रही है 5:30, तो सबको 5:30 तक एंटर हो जाना है। मैं क्लास में 5 मिनट पहले आ जाया करूंगी, आप लोग मुझसे पहले आके बात करना चाहते हो, कुछ डाउट पूछना चाहते हो, कुछ भी चीजें आप लोग क्लास में 5 मिनट पहले एंटर कर सकते हो। हमारी क्लास अगर 5:30 है तो 5:35 से एग्जैक्टली मैं स्टार्ट कर दिया करूंगी। डेली आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, जो मैं यहाँ पे नोट्स बनवा लोगों को वो मिलेगा। ऐसे ही पूरे साल हम लोगों को पढ़ते जाना, फिर देखना आप लोगों के नीट में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और जो मैं क्लास में बोल रही हूँ कि भाई ये जरूरी है, ये कर लेना, ये कर लेना, वो फॉलो कर लेना, उसके अलावा चाहे कुछ मत करना, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर जो मैंने एक एक चीज बोला आप लोगों को वो फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। करोगे सबके सब? यस मैम। हैंड रेज करके सबके सब अपनी अटेंडेंस लगा दो क्लास में जल्दी से, सो दैट मेरे को आइडिया हो जाए कि कितने बच्चे सो गए हैं मेरी क्लास में और कितने बच्चे अभी जाग रहे हैं। लेट मी चेक कितने बेटा, अभी 36 बच्चों का हैंड रेज हुआ, बाकी बच्चे 40 बच्चे हैं क्लास में, बच्चे क्लास में सो रहे हैं, तो कौन बच्चे सो रहे हैं? नहीं, हो गया, पूरा काउंट हो गया 40, तो इसका मतलब हमारी क्लास में कोई नहीं सो रहा है। अब स्टार्ट करें, नोटबुक और के लेके आओ, चलो जल्दी से सबके सब अपनी अपनी। हम बुक्स अभी नहीं खरीदी मैम अभी बुक नहीं है हमारे पास, हम बुक्स नहीं खरीदे अभी। अभी बुक्स नहीं खरीदी है, पहली ड्यूटी है भाई सबके सब एनसीईआरटी खरीद लो, एनसीईआरटी खरीदनी है, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदना है। एक एनसीईआरटी ओल्ड चलेगी क्या? क्या क्या दोबारा बोलो? एनसीईआरटी की पुरानी बुक चलेगी क्या यहाँ पे? नहीं बेटा, पुरानी बुक मत लेना, सबके सब नई बुक लेना, बिकॉज सिलेबस जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। तो मैं 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं। हाँ, बायो में चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, फिजिक्स में भी डिलीट हुए हैं विवेक, केमिस्ट्री में भी डिलीट हुए हैं, सब में डिलीट हुए हैं चैप्टर। लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबके एनसीईआरटी लेनी है, पुरानी एनसीईआरटी किसी को नहीं लेनी है। अब जरा हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन सबके पास अपनी अपनी नोटबुक्स तो होंगी? यस मैम। यस मैम। स्टार्ट होता है लिविंग वर्ल्ड, जिसका मैं नाम लूंगी, वो मुझसे मतलब उससे मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी। लिविंग वर्ल्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग वर्ल्ड? लिविंग का मतलब क्या होता है?
जो पता है वो बता दो, हिंदी में बताना है, इंग्लिश में बताना है, फनी एग्जांपल्स देना है, जो मर्जी बोल सकते हो। लिविंग बताओ। मैम मूवमेंट मैम है तो वो जिंदा है। मैम दे परफॉर्म हाँ जो जिंदा है, हाँ बोलो बोलो आयुष। मैम दे परफॉर्म लाइफ प्रोसेस लाइक रिस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड। आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस, पढ़ा होगा ना। लाइफ yes, प्रोसेसेस डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, और ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है, एक्सक्रीशन पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं। तो इसका मतलब मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ? मैम लिविंग। मेरा मोबाइल फोन है, ये लिविंग है नॉन लिविंग है? मैम नॉन लिविंग। ये जो पेन है लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। किसी की मेरे को आवाज आई, किसी ने बोला लिविंग है ये। नहीं बोला किसी ने? चलो, लोगों ने इसको नॉन लिविंग बोला, मुझे लिविंग बोला, किस बेसिस पे बोला? मैम पेन की ग्रोथ नहीं हो सकती है मैम, उसमें लाइफ भी नहीं है पेन में। पेन की लाइफ नहीं है भाई, मेरा पेन 1 साल से चल रहा है बच्चों। आपके पास एबिलिटी है साल पेन से बट वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, नहीं सकता खुद से। अच्छा, मतलब reproduction नहीं कर सकता इसलिए बोला ना, पेन की ग्रोथ नहीं हो सकती इसलिए बोला, ये रेस्पिरेशन नहीं करता, नहीं करता, ये रिडक्शन नहीं करता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, कुछ नहीं करता, है ना? कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं करता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जेसिका ने बोला बिकॉज ये ब्रीथ भी नहीं करता है, सांस भी नहीं लेता है। मुझे नाम तो वो डिलीटेड चैप्टर एनसीईआरटी नीट में नहीं आएंगे बेटा, ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा मेथड अलग है, वो भी सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। डिलीटेड चैप्टर्स को हम छोड़ेंगे तो नीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सब बताऊंगी, डोंट वरी, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मेरे को रहती है, आप लोगों का कुछ मिस नहीं होगा। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहली चीज, इसको नॉन लिविंग बोला, मेरे को लिविंग बोला, इसका मतलब आप लोगों ने इस चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ फीचर्स यूज करे। डिफाइनिंग फीचर्स थे आपके पास? यस मैम। डिफाइनिंग Yes, फीचर्स कौन से फीचर्स होंगे? डिफाइन, ध्यान से सुनना मेरी, फीचर्स होंगे कि भाई वो फीचर मेरे अंदर है, मैं लिविंग हूं, लेकिन वो फीचर पेन में नहीं होना चाहिए बिकॉज ये नॉन लिविंग है। ऐसा फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में प्रॉपर डिफरेंशिएशन मेरे को करके दे रहा है, उसको मैं बोलूंगी कि भाई वो डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होगा मेरे पास? ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? यस मैम। Yes. नॉट इन नॉन लिविंग, लेकिन वो बच्चे लोग नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला मैं डिफाइनिंग फीचर आप लोगों को बता रही हूं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग है, इवन इतना ज्यादा बोरिंग है ना कि मेरा तो इस चैप्टर को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन मैं ट्राई करूंगी इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने का आप लोगों को। आते भी नहीं है नीट में, मैक्स एक क्वेश्चन आता है इसमें से, एक या कभी कभी 2 आ जाता है, उससे ज्यादा कभी नहीं आते। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये बोल रही हूँ कि भाई जो मेरी पूरी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है, इसलिए मैं लिविंग हूँ। क्या किसी नॉन लिविंग की बॉडी आपने देखी है जो सेल से बनी हो? नो मैम। नहीं है ना? इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? यस यस मैम। यस मैम। डिफाइनिंग फीचर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं तो हैंड रेज करके बताओ मेरे को, या थम्स अप भेज सकते हो। रिएक्शन रिएक्ट करने का भी तो ऑप्शन आता है ना हमारे गूगल मीट में, थम्स अप नहीं आता ऑप्शन? मैम किस चीज को? अरे रिएक्ट करने का, देखो मैं दिखाती हूँ, देखो बच्चे भेज भी रहे हैं, यस मैम आता है। आता है ना, मेरे पास भी आता है ये वाला ऑप्शन, देखो मैंने भेजा ना अभी। मैम प्लीज क्या रिपीट कर दोगे? अरे रिएक्ट करने का, क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। आप लोग ना गूगल मीट में देखना, अपने रिएक्ट का एक ऑप्शन आएगा, जैसे बच्चे थम्स अप भेज रहे हैं, आप लोगों के पास भी तो आ रहे होंगे या नहीं आ रहा है? अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेज कर लिया करना, जब भी मैं बोलूंगी एग्री कर रहे हो हैंड रेज कर लेना,
ठीक है। फिर लोअर डाउन भी कर लेना, जब कोई डाउट होगा तब हैंड रेज। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबको क्लियर है कि भाई ये एक डिफाइनिंग फीचर है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। सेकेंड ऑफ डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म। आयुष बताओगे बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जल्दी जल्दी जल्दी। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं उसकी? मेरी राइटिंग सबको समझ आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। Sum total of all reactions occurring in a living system। मतलब किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और बच्चों मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस आती है। कैसी कैसी रिएक्शन आती है? एक वो रिएक्शन जिसके अंदर कुछ बनाते हैं, एक वो रिएक्शन जिसके अंदर कुछ ब्रेक। बॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब कट करना। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? बोलो। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करा रही हूँ। ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म में या फिर किसी ना किसी चीज का सिंथेसिस होगा। क्लास में पढ़ रहे हो क्या? वहां से कोई एग्जांपल मेरे को दे सकता है इस चीज का? का एक एग्जांपल दे दो, एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल दे दो। रेस्पिरेशन। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। ऐसी बच्चे चाहिए मेरे को क्लास में। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है भाई? जितना भी मैंने फूड खाया C6H12O6 उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करा देता हूँ। क्या बना लेते हैं? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ब्रेक डाउन कर रहा है नहीं कर रहा है? ब्रेक डाउन। तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल? वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब मेरी क्लास में सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है ना? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन CO2 plus H ग्लूकोज एंड वाटर। फिल एंड नीचे क्या लिखा है? सनलाइट। सनलाइट। और क्या बनता है? C6H12 C6H12O6 प्लस H2 O2 प्लस। बैलेंसिंग कर लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग, वैसे जरूरत तो है नहीं बैलेंसिंग की। सॉर्टेड। देखो अब इस पूरी स्लाइड में क्या मैंने आपको बताया, छोटी सी समरी दे दी। तो मैंने बोला भाई लिविंग क्या होंगे? आपने बोला कि मैम आप लिविंग हो, आपका पेन नॉन लिविंग है। तो मैंने आप लोगों से पूछा भाई आपने कैसे बोला मैं लिविंग हूँ? तो आपने बोला मैम क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है, लेकिन आपका पेन सेल से मिलके नहीं बना हुआ है, इसलिए आप लिविंग हो। सेकेंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपने बोला मैम कि ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती है। दो टाइप की रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर चीज ब्रेक हो रही होगी, एनाबॉलिज्म चीज फॉर्म हो रही होगी। लेकिन 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 बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया। क्या क्वेश्चन मार्क आ गया? कि भाई क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है? यस मैम। अगर मैं बोलूं कि भाई मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मैं नहीं एग्री करती आपकी बात से, कोई डिफेंड कर सकता? एनीवन? यस आयुष बताओ 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 बताओ। अंशिका, आकांक्षा, विवेक ने तो क्लास लीव कर दिया, तनीषा, महक। मैम क्योंकि हम मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? अच्छा चलो छोड़ो 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 छोड़ो। केमिस्ट्री लैब में सब गए हो क्लास 10th में? यस मैम। ये क्या है मेरे पास? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कोई भी रिएक्टेंट डाल दिया प्लस कोई डाल दिया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
प्रोडक्ट में प्रोडक्ट केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, बहुत सारी। तो बेटा वहां पे भी तो कुछ चीज बन और ब्रेक हो रही होती है। यस मैम। तो क्या ये टेस्ट ट्यूब एक लिविंग बॉडी है? नो मैम। नहीं है ना। तो फिर मेटाबॉलिज्म को आप क्या, यहाँ पे भी तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, या तो कैटाबॉलिज्म चल रहा होगा या एनाबॉलिज्म चल रहा होगा। फिर मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर मैं कैसे मान लूं, जबकि वो तो नॉन लिविंग के अंदर भी हो रहा है। मैं बताऊं? बताओ। आपने क्योंकि ये एक्सेप्शन है। आपने जो डेफिनेशन लिखवाई थी, occur in living system. एग्जैक्टली लिविंग सिस्टम। अभी एक सेकेंड, अब मैं आपके ऊपर आती हूँ। एक मैम ये एक्सेप्शन है बेटा, डिफाइनिंग फीचर में कोई एक्सेप्शन लेंगे। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस नहीं मानेंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखना ये चीज। मैम पता ठीक है? हो रहा है इसलिए क्या यश? इसलिए मैम हाँ, एक देखो। रीजन ये भी हाँ हो बताओ सकता बताओ, है सब अपने अपने रीजंस बताओ। कि जो लिविंग बॉडी है की रिएक्शन लिविंग बॉडी के आउटसाइड होती है, सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उफ, 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 उफ। हमारी स्लाइड डिलीट हो गई, एक सेकेंड। कोई नहीं, मैं फिर से लिख देती। ये मैंने बोला था क्या है, टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर मैंने रिएक्टेंट डाला प्लस कैटलिस्ट डाल दिया। ठीक है, अभी चैट सेक्शन में हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा, गोविंद ने लिखा, खुशबू ने लिखा पहले मैम बिकॉज इट इज फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिक। ओके, गोविंद ने लिखा मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, फॉर एसेंशियल बॉडी फंक्शंस लाइक digestion, as these process define us, that's who we are living। गोविंद आप सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस टेस्ट ट्यूब से है कि भाई मेटाबॉलिज्म का तो मतलब ये होता है ना कि किसी भी बॉडी के अंदर जब रिएक्शंस चल रही होती है तो उसको मैं बोल दूंगी कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो रिएक्शन चल रही है, क्या मैं इस टेस्ट ट्यूब को एक लिविंग मान सकती हूँ? ये इन वाइट्रो प्रोसेस है। ये इन वाइट्रो का मतलब होता है लैब में ये प्रोसेस में करा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये क्या लिविंग सिस्टम है? नो मैम। ये लिविंग सिस्टम नहीं है। लेकिन जो मैंने कैटलिस्ट यूज किया, यहाँ पे मैंने बायो कैटलिस्ट यूज किया, लिविंग सिस्टम नहीं है लेकिन ये लिविंग के जैसे बिहेव कर सकता है। यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन इज लिविंग बट सिस्टम इज नॉट लिविंग। रिएक्शन लिविंग है, सिस्टम लिविंग नहीं है। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। आया समझ? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। बोलो जल्दी से। ओके मैम। हम सब दो जल्दी से सब। मैम एक बार दोबारा। गॉट इट मैम। देखो फिर से बताती हूँ। मैंने बोला भाई, आपने मेरे को बताया कि मैम मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है वो मेटाबॉलिज्म है। दो टाइप की होंगी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि भाई टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने रिएक्टेंट डाला, मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। वहां पे बनेगा नहीं बनेगा? इस प्रोसेस को मैं एक लैब में करा रही हूँ, इन वाइट्रो प्रोसेस है ये। क्या ये टेस्ट ट्यूब भी लिविंग होगी? क्योंकि इसके अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है। समझ आ रहा है ये चीज? बताओ। कहीं पे भी डाउट हो ना, छोटा सा भी डाउट हो कि मैम ये वाला पॉइंट आप फिर से रिपीट कर दो, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, सेम टाइम पे पूछो। मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि भाई प्रॉपर कंडीशंस दे के हम अगर कराते हैं, यही तो आइसोलेटेड है। इन वाइट्रो लैब के अंदर अगर आ रहा है रिएक्शन, के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, वो भी एक रिएक्शन है। लेकिन वो एक लिविंग, मेरी बॉडी एक लिविंग सिस्टम है, मेरी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन चल रही है। लिविंग सिस्टम के अंदर लिविंग रिएक्शन चल रही है। लेकिन यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में लिविंग सिस्टम नहीं है ये, लेकिन एक लिविंग रिएक्शन है इसके अंदर।
बोलो 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 बोलो। मैम मेटाबॉलिज्म तो एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है कब? जब लिविंग सिस्टम हो एंड रिएक्शन भी लिविंग हो, दोनों चीजें लिविंग होनी चाहिए। मैम हाँ जी, मैम मेटाबॉलिज्म होता है मैम वो हम लिविंग के अंदर भी होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी होता है, तो ये मेन फीचर है। हम उसे डिफाइन लिविंग की डेफिनेशन में इसको यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों में होता है। सृष्टि आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है बेटा, थोड़ा सा हाई करोगे? मैम मैम मेरे को हाँ, ये पूछना है कि मेटाबॉलिज्म होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में होता है, तो ये एक कॉमन फीचर हो गया, तो इसलिए हम इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे लिविंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सृष्टि ने बिल्कुल सही बोला कि भाई ये एक ऐसा फीचर है मेटाबॉलिज्म जिसके बेसिस पे मैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हूँ। है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे आयुष ने बोला था, किसी ने बोला था ना कि मैम एक्सेप्शन हो सकता है, मैंने बोला कि भाई डिफाइनिंग फीचर उसी को बोलोगे जो विदाउट एक्सेप्शन फॉलो हो। यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ गया कि भाई लैब में करा दो जाके, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सब केमिस्ट्री में कराता है। आया समझ? मेटाबॉलिज्म एक सेल फ्री प्रोसेस है भाई, कहीं पे भी मेरे को कुछ भी बनाना है, कुछ भी ब्रेक करना है, सेल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी सेलुलर बॉडी के अंदर हो रहा है तब मैं उसको डिफाइनिंग फीचर मान लूंगी। डन। फिर मेरे पास दो फीचर्स हो गए, मेरे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड वन मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्या आएगा मेरे पास? ग्रोथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मैम ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हमें दिखती है और इंटरनल हमें नहीं दिखती। एक्सटर्नल हमें दिख जाती है, इंटरनल हमें नहीं दिखती। मैम इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एग्जैक्टली ये भी हमारी ग्रोथ है। अब एक क्वेश्चन आता है, भाई मेरा पेन है और मैं हूं, ठीक है, मेरा पेन ग्रो कर सकता है क्या? नो मैम। नहीं कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे सामने एक छोटा सा माउंटेन है माउंटेन, क्या माउंटेन ग्रो कर सकते हैं? यस मैम। कर सकता है। मैं Yes, सकती ma'am. हूँ, मेरी ग्रोथ हो सकती है। यस मैम। Yes, ma'am. बट एक लिमिट तक। बट एक लिमिट तक। वेरी गुड, ये भी पॉइंट हमारा सही बोला इन्होंने। क्या अब ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर होगा? नो मैम। याद रखना, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन नो मैम। नहीं होगा ना ग्रोथ, क्योंकि भाई ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है। मेरे सामने एक माउंटेन है, उसके ऊपर बहुत सारी सोयल सैंड वगैरह डाल दो, उसका भी साइज बढ़ जाएगा, जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? मेरे पास एक पेन है, मैं एक और पेन ले आऊं, दो पेन हो गए, पेन की ग्रोथ हो गई, हो रही है ना? कोई अपना बिजनेस डेवलप कराता है, बिजनेस की ग्रोथ होती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। क्या ऑर्गेनाइजेशन लिविंग है? नो मैम। हमारे पास आकांक्षा है, एक आकांक्षा है, सिर्फ एक आकांक्षा। प्रजापति, प्रजापति है ना? यस मैम। अब मैं दोनों आकांक्षा में से किस आकांक्षा को बुलाऊंगी, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? मैम एक को एपी बोले ना, एक को आकांक्षा बोल। हाँ ये भी सही, एक को आकांक्षा बोल लेंगे। और कोई तो नहीं आया ना यहाँ पे डुप्लीकेट नेम वाले? नहीं तो फिर कंफ्यूजन हुआ करेगी हम लोगों को क्लास में। दो खुशबू है हमारी क्लास में, एक खुशबू है, एक खुशबू है, मतलब BOO लिखा हुआ है, एक ने BU लिखा हुआ है, और कोई नहीं है। खुशबू और अच्छा, दो स्टूडेंट है। चलो ग्रोथ अब थोड़ा सा लिख लेते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है, या तो मेरे सेल का साइज इंक्रीज हो जाए, या फिर मेरे सेल नंबर का ऑफ नंबर बढ़ जाए। होगी या नहीं होगी? अब एक चीज बहुत क्वेश्चन, सेल मतलब ग्रोथ कब होगी, आप लोगों से पूछूंगी। एनाबॉलिज्म और की रिस्पेक्ट में बतानी है। फिर से सुनो, ग्रोथ कब होगी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में बतानी है। एनाबॉलिज्म ज्यादा होगी कैटाबॉलिज्म से, तब ग्रोथ होगी या नहीं होगी? होगी। एनाबॉलिज्म ज्यादा होगी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब कुछ चीज बन रही है, तो इसका मतलब वहां पे एनाबॉलिज्म को A से लिख दूं, कैटाबॉलिज्म को C मैम एज कंपेयर टू की रिक्वायरमेंट होती है तब हम
हाँ बेटा, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ की बात कर रही हूँ। आ रही है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, लेकिन एनाबॉलिज्म से कम हो रहा है। मैम नहीं लग गई मैम, वहां पर हमारी सेल्स जो है वो बनती जाएंगी, तो उसे हम ग्रोथ थोड़ी ना बोलेंगे। सेल बढ़ता जा रहा है वो, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, सेल्स ब्रेक हुई, एक्सीडेंटली ब्रेक हुई वहां पे, वो कैटाबॉलिक नहीं है। आपके कहीं पे भी चोट लगती है तो इसका मतलब वहां पे टिश्यू है, यस मैम, फिर वो रिपेयर करने के लिए अपना बढ़ता है। रिपेयरिंग होती है, टिश्यू की रिपेयरिंग होती है। अब ये नहीं कि भाई एक टिश्यू की डेथ हुई तो वहां पे 100 नए टिश्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ टिश्यू का रिपेयरिंग होता है, नए टिश्यूज आते हैं, लेकिन मैक्स 1 या 3 नंबर में। एनाबॉलिज्म में ऐसा समझो, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, अभी मेरे पास 10 चॉकलेट है, मैं डेली एक एक चॉकलेट खा रही हूँ, मेरे को कोई दे रहा है ना, मैंने 2-2 चॉकलेट खानी शुरू कर दी, लेके की चॉकलेट लेके आ रहा है, तो मेरे पास चॉकलेट्स का काउंट कम हो जाएगा नहीं? यस मैम, हो जाएगा इसका कम। मतलब ये जो चॉकलेट्स की ग्रोथ है वो कम होगी या ज्यादा होगी? ग्रोथ कम होगी मैम। इसका मतलब अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा एज कंपेयर टू द कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। मैम मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आया। समझ आ जाएगा। ये देखो, अभी कैटाबॉलिज्म से समझाती हूँ मैं आपको कि भाई मेरे पास कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, चीजें, मेरे पास एक पेन है, मैं इस पेन को ब्रेक कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं पेन के अंदर जो ब्रेक कर रही हूँ, पीस ब्रेक कर रही हूँ, उस पीस को फिर से यहाँ पे जोड़ती जा रही हूँ, लेकिन मेरा जो ब्रेक करने की स्पीड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पीसेस को कनेक्ट करना। तो क्या वहां पे पॉजिटिव ग्रोथ होगी? ग्रोथ तो होगी, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो मैं इसको लिख दूं वहां पे नेगेटिव ग्रोथ, या फिर डी ग्रोथ भी लिख देते हैं हम इसको, ये होगी। अगर एनाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म हो जाए, भाई जितना बनने लग रहा है उतना ही मैं खर्च करती जा रही हूँ, जीरो ग्रोथ, उतना ही मैं ब्रेक करती जा रही हूँ, तो इसका मतलब नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। नो ग्रोथ। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? नो मैम, अच्छे से आ गया। यस कांच, मैम, एक स्टूडेंट शायद बोल रहा है मैम अच्छे से समझ नहीं आया। मैम, अच्छे से समझ नहीं आया। देखो समझो खुद से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सपोज करो मेरी सैलरी है 10,000, ठीक है, एवरी मंथ मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज आ रहा है, मेरा जो एक्सपेंस है वो कितना है? 5,000 है। 5,000 एवरी मंथ में उसमें से निकाल रही हूँ, 5,000 मेरे पास बच रहा है या नहीं बच रहा है? बच रहा है ना। 5,000 मैं एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है वहां पे? हो रही है। आकांक्षा हो रही है ना, लेकिन मेरी सैलरी 10,000 है। आकांक्षा ध्यान से सुनना, मेरी सैलरी 10,000 है, मेरे एक्सपेंस कितने हैं? 12,000। 10,000 की सैलरी आई, मैंने 10 के 10 यूज कर लिए, फिर नेक्स्ट 10 आया, फिर उसमें से 12 यूज कर लिए, मतलब पहले भी कुछ और वहां पे अमाउंट था, उसमें से फिर 12 यूज कर लिए, फिर 10 आया, फिर 12 यूज कर लिए। तो क्या मेरा जो सैलरी है वो कभी बढ़ पाएगी? मतलब मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा ना वो, क्योंकि जो भी आता जा रहा है उससे ज्यादा मैं वहां से निकालती जा रही हूँ। 10,000 एवरी मंथ आ रहा है, पहले से जितना मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था वो रखा हुआ है वहां पे। 10,000 आ रहा है, लेकिन मैं 12,000 एवरी मंथ निकाल रही हूँ। कैटाबॉलिज्म ज्यादा है मेरा, एनाबॉलिज्म, तो वहां पे मेरे बैंक अकाउंट की ग्रोथ होगी या नहीं? नहीं होगी ना। नो मैम। मेरा पास एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म है, मेरे अकाउंट में पहले से मान लो 50,000 थे, मेरी जॉब लग गई, 10,000 आने शुरू हो गए, 10,000 आ रहा है, 10,000 ही मैं यहाँ से निकालते जा रही हूँ, 10,000 आ रहा है निकालते जा रही हूँ, वो 50 के 50 कांस्टेंट रहेंगे नहीं रहेंगे वहां पे? यस मैम। कांस्टेंट रहेंगे। नो ग्रोथ। समझ? यस मैम। ओके, हैंड रेज करो अभी सबके सब, जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, कोई सोया तो नहीं क्लास में? तीनों पॉइंट सबको क्लियर हुए ना यहाँ तक? यस मैम। सिर्फ 30 हैंड रेज हुए हैं अब तक, 32। वेरी गुड। क्लास में बच्चे कितने हैं? 36। बच्चे बड़े कम होते जा रहे हैं, स्टार्टिंग में 40 थे, 2 बच्चे लीव कर गए क्लास।
अगर आप लोग क्लास लीव करोगे ना तो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से, तो सबके सबको मेरे को मैसेज करके इन्फॉर्म करना है। ग्रुप में जिस नंबर से मैंने मैसेज किया ना स्टूडेंट ज्वाइन, वो मेरा नंबर है। सब मैसेज करके रीजन बताओगे कि मैम मैंने इस वजह से क्लास लीव करी, अपना नाम लिख के मेरे को बताओगे। सॉर्टेड। चलो अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे। सेल की साइज बढ़ रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, कंडीशंस मैंने आप लोग को बता दी। अब मेरे पास दो केसेस आते हैं, एक होता है मेरे पास प्लांट्स का केस, एक होता है मेरे पास एनिमल्स का केस। अब अभी एक स्टूडेंट ने कुछ देर पहले मेरे को ये बताया था कि मैम प्लांट के अंदर ना अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। यस मैम। किसने बताया था ये पॉइंट? वो अपना नाम बताना चाहेगा। चलो नहीं बताना चाहता है, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि भाई प्लांट से अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसके अलावा मैंने एक और टर्म यहाँ पे लिख दिया, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब ऐसी कोई चीज जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती है, डिटरमाइन नहीं कर सकती। भाई प्लांट्स है, आज इतना छोटू सा है, कल इतना बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है, जितना मर्जी वो ग्रो कर सकता है प्लांट। क्यों ग्रो करता है? बिकॉज उसके पास कैसा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक। टिश्यू। वेरी गुड। बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना बच्चों, वो बहुत यंग टिश्यूज होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ये होंगे। एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, वो भी अप टू अ लिमिट। बिकॉज भाई हमारे पास कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं है, इसलिए नहीं होगी मेरे अंदर ग्रोथ। अब ग्रोथ भी दो टाइप से हो सकती है। पहली इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटेंसिव। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली जो ग्रो हो रही है, और इंटरनली ग्रो का मतलब ग्रोथ इनसाइड द बॉडी। और एक्सट्रिंसिक में आउट। ग्रोथ होगी, ऑन सरफेस होगी। अब इन दोनों में से कौन सा फीचर लिविंग का है, कौन सा नॉन लिविंग का है? मैम इंटरनल लिविंग। लिविंग साइड। लिविंग है ना। और आउटसाइड माउंटेन्स के ऊपर मैंने सैंड डाल दिया, सॉइल डाल दिया, उसकी ग्रोथ करा दी। नॉन लिविंग। एंड नॉन लिविंग। सिंपल सी बात है। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ एक डिटरमाइनिंग फीचर है या नहीं, आप बोलोगे कि भाई ग्रोथ डिटरमाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो कि इंट्रिंसिक ग्रोथ वो एक डिटरमाइनिंग फीचर है। मैम हम ये तो बोल सकते हैं कि ग्रोथ एक फंडामेंटल वो है। हाँ बोल सकते हो, ग्रोथ इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फीचर बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिटरमाइनिंग फीचर। सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट है ना बच्चे, फोर्थ फीचर। मैम वो पूरा नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुक जाओ, ये लिख लो। हो गया। सबका हो गया? नो मैम। यस मैम। यस मैम। चलो चलो कोई बात नहीं, लिख लो, चिल करो, आराम से लिखो। अच्छा बच्चों, आप लोग ना मुझसे अपने वो स्कूल्स वाली चीजें भी शेयर करते रहना कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये सब। ठीक है? हो गया मैम। क्योंकि फिर ना मैं आप लोगों का थोड़ा पेस ऐसे ट्राई करके रखूंगी कि आप लोगों का स्कूल और यहाँ पे सेम पेस में चले। ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास, रिप्रोडक्शन। क्या कोई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताएगा? टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। वेरी गुड निशी। बेटा निशिता ही मैं बोलूंगी आपका नाम। निष्ठा आपने बोला था ना, निष्ठा है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, यही होगा ना? यस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
न्यू ऑफस्प्रिंग्स। नए ऑफस्प्रिंग्स के बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ Sexual and asexual. asexual और sexual. द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को ऐसे लिख दो शॉर्ट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच में छोटे से डिफरेंस लिख लो, बिकॉज 12th क्लास में जाके तो आप लोग पढ़ोगे इसको डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ओनली Single parents. Single parents. पैरेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल No पैरेंट। gamete formation. सेक्सुअल में बाई पैरेंटल होता है। नो गैमेट्स फॉर्मेशन, और यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट। प्रेजेंट को पॉजिटिव से सिंबल बना दो, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज, fertilization, gamete. हाँ, गैमेटोजन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। में कोई गैमीट्स नहीं बन रहा तो इट मींस नो फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे I think वो क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में Variation. वेरिएशंस आ जाएंगे। ये आपको याद है। क्लोन का मतलब होता है कि भाई जैसे मेरे पास एक कोई भी प्लांट डिट्टो सेम बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। क्या आप लोगों में से कोई अपने मम्मी पापा के एकदम डिट्टो कॉपी दिखता है? कुछ कुछ सिमिलर दिखेगा, डिट्टो कॉपी नहीं दिखेगा। आप लोग 3 सिबलिंग्स हो, क्या तीनों के तीनों सेम दिख कभी? No ma'am. नहीं दिखते ना। तो इसका मतलब वेरिएशंस आते हैं। क्यों वेरिएशंस आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में। 11th में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। 11th की बायोलॉजी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना बच्चों। 12th में आप आके सोचोगे मैम 12th की बायो है ही क्यों, बहुत बोरिंग है 12th की बायो, स्पेशली लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे बॉटनी आ जाती है पूरी की पूरी। तो ये हमारे पास हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या बच्चों रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? No ma'am. No, ma'am. Is it a defining feature? Why it is not a defining feature? मैम क्योंकि लिविंग के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, मतलब कंडीशनल आ गया यहाँ पे, कंडीशन आ गया। तो वो तो लाइफ प्रोसेस हुआ ना मैम। देखो, रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, लेकिन अगर मैं लिविंग की बात करूं तो भाई लिविंग में इनफर्टाइल कपल्स, क्या इनफर्टाइल कपल्स कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है? No No ma'am. ma'am. करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है? Ma'am have. है। हमारे पास वर्कर भी होती है, वर्कर भी कभी रिप्रोडक्शन नहीं करती। क्या इसका मतलब ये भी लिविंग नहीं है? नहीं, लिविंग है ये भी। क्यों हम इनको नॉन लिविंग बोले? ठीक है। अब चलो एक और फीचर आप लोगों को पॉइंट बताती हूँ। सबने एक प्रोसेस पढ़ा है, बाइनरी फिजन क्या होता है? यस Yes, ma'am. जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही 2 इंडिविजुअल्स दो पार्ट हो जाते हैं। दो टोटल सेल्स में डिवाइड कर जाता है। मेरे पास सेल है, सेल ने पहले क्या किया, अपनी न्यूक्लियस डिवाइड किया। न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर 2 डॉटर सेल बनाई। साइटोकाइनेसिस। अमेबिया सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये मेरे पास। अब मेरे को ये जानना है यहाँ पे कि भाई ये कैसा प्रोसेस है। बाइनरी फिजन है, बाइनरी का फिजन का मतलब होता है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाना। बाइनरी मतलब 2 पार्ट। मल्टीपल फिजन बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना। तो यहाँ पे क्या किया, पहले इस सेल ने पहले ग्रोथ की अपनी, फिर इस सेल ने रिप्रोड्यूस किया। इसका मतलब मेरे पास ये क्या है, सपोज अमीबा है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो बच्चों अगर हम बोले ना कि भाई ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? इंक्लूसिव। म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक ही बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्रोसेस। अब बात करती हूँ अपनी, मैं एक लिविंग हूं, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में रिप्रोडक्शन होगा, क्या जरूरी है भाई पहले ग्रोथ होगी? नहीं है ना जरूरी कि पहले रिप्रोडक्शन होगा। ग्रोथ का मतलब होता है साइज में ग्रो करना, ये नहीं कि आप एज वाइज बोलोगे, साइज में ग्रो करना। तो इसका मतलब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे प्रोसेस है? म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में, आप लोग ये सोच रहे होंगे जो एनसीईआरटी खोल के बैठा है कि मैम एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, चल रहा होगा ना माइंड में एक तो बच्चों के। मैम एक फिर से रिपीट कर दो। मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, मैंने देखा कि भाई ये पहले ग्रो कर रहा है फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही टाइम पे एक ही बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, एक ही टाइम पे एक ही बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हुआ? यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस, एक ही जगह पे दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं जब उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्या ये प्रोसेस हायर प्लांट्स या एनिमल्स में भी पाया जा सकता है? नो मैम, नहीं पाया जा- भाई वहां पे रिप्रोडक्शन होना है, रिप्रोडक्शन ही होगा, जरूरी नहीं है कि भाई ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस मैम। हो जाएगा ना। अब मेरे को बताओ, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है? नो मैम। नहीं है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज हमने पहले देखा भाई वो इनफर्टाइल कपल्स के अंदर भी नहीं हो रहा है और वर्कर भी इसके अंदर भी नहीं पाया जा रहा है, इट मींस इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। सिंपल सी कहानी है। तो 4 फीचर मैंने देख लिए। नेक्स्ट फीचर आता है मेरे पास, फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्शियसनेस? मैम किसी भी चीज का रिएक्शन ऑन सम ability to sense the environment. एबिलिटी टू सेंस दी एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, ये प्रोसेस विदाउट एनी एक्सेप्शन एक डिफाइनिंग फीचर है। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। Defining feature. फीचर, ठीक है। अब एक चीज आती है बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर मैं कॉन्शियसनेस के आगे सेल्फ कॉन्शियसनेस लगा दूं, तो सेल्फ वर्ड लगा दूं, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर बन पाएगा? सेल्फ, नो मैम। मतलब भाई अपनी केयर करना, अपने बारे में सोचना, है ना, मैं कैसे चल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। कर सकते हैं। नो मैम, नो मैम। है कॉन्शियसनेस, थोड़ी ना कॉन्शियसनेस करती है दोबारा बोलो निष्ठा। मैम। नॉन लिविंग थिंग अपने बारे में थोड़ी ना सोचती है। नॉन लिविंग थिंग क्या, इवन एनिमल्स भी, भाई डॉग है, कैट है और इतने सारे एनिमल्स हैं, क्या ये अपने बारे में सोचते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं सोचते ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका डिफाइनिंग फीचर है? सिर्फ ह्यूमंस का। मैम आ गया। सिर्फ डिफाइनिंग फीचर है ये इसका। ये लिखो यहाँ पे। तो मैम सेल्फ ह्यूमंस के अंदर जो लोग जैसे कॉमा में चले जाते हैं वो थोड़ी ना सेल्फ कॉन्शियसनेस होते वो हैं। नहीं रहते, वो नहीं रहते, वो एक केस आ गया, एक डिसीज वाला केस आ गया वो। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस, यस मैम। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर ये हमसे पूछे कि भाई कॉन्शियसनेस ना बोल के पूछे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या एक डिफाइनिंग फीचर है, आप बोलोगे नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस सब लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। ये बोलो, ठीक है। सॉर्टेड।
मैम हाँ जी, मैम कोमा पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस होती है? इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट एक्टिव नहीं है। कोमा में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुन भी पाते हैं, चीजों को सेंस कर पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुन भी नहीं पाते। वो डिपेंड करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट एक्टिव नहीं है। मैम क्योंकि ये हमारे, नहीं हो गया? क्या दोबारा बोलो? मैम एक्सेप्शन नहीं हो गया फिर ये? हाँ, ये एक्सेप्शन होगी, लेकिन वो डिसीज वाला केस है ना बेटा, है तो ह्यूमंस के अंदर। अब ह्यूमन को क्या हो गई, अभी मैं लिविंग हूँ, भाई मेरी डेथ हो गई, मैं तब लिविंग थोड़ी ना रही। ओके मैम। प्रोसेस सारे मेरे अंदर हो रहे थे, लेकिन मैं नॉन लिविंग भी नहीं बोलोगे आप मेरे को, डेड बोलोगे। क्या नॉन लिविंग बोलोगे आप मेरे मरने के बाद मेरे को? नो मैम। डेड बोलोगे। सेम केस यहाँ पे भाई, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस उसकी लॉस्ट हो गई। जेसिका, कोई डाउट? मैम मेरी ना थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बाद में। मैम इस थैंक पॉइंट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में। देखो शस्टी, मैंने ही बताया भाई, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब अपने बारे में कॉन्शियस रहना, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, ये चीजें, ये सिर्फ अंदर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉन्शियसनेस क्या एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, आप बोलोगे यस, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बट इफ समवन आस्क अबाउट द सेल्फ कॉन्शियसनेस, देन योर आंसर विल बी नो, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस फाउंड ओनली इन ह्यूमंस, नॉट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी लिविंग है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉन्शियसनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। मैम तो ये कॉन्शियसनेस है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। मैम ये कैसे भी समझ सकते हैं कि ह्यूमंस अपने बारे में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके अपने बारे में सोचते हैं, तो कहलाता है, और बाकी सब जो होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोच सकते। भाई कि भाई कॉन्शियसनेस है, एक डॉगी खड़ा है, आप जाके कुछ मारोगे तो भाई वो भागेगा, वो आपके ऊपर भौंकेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसको फील हुआ है ना, यस मैम। तो उसकी कॉन्शियसनेस है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अपने बारे में जागरूक रहना, ठीक है? राइट आकांक्षा, ये हुआ। अब मैंने आप लोगों को 5 फीचर बताए, इन 5 में से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस। मैम कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस। ने बोला रोबोट्स, बच्चों रोबोट्स का आंसर बताओ, क्या रोबोट्स के अंदर कॉन्शियसनेस होती है? नो मैम। रोबोट्स के अंदर ना पूरी प्रोग्रामिंग फिट कर दी जाती है, भाई इस टाइम पे आपको इधर जाना है, इस टाइम पे इधर जाना है, ये करना है, ये करना है। कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। उसको कमांड दे दिया कि भाई जाओ आदित्य को ये चीज दे के आओ, रास्ते में उसको यश मिल गया तो यश को नहीं पकड़ाएगा, यश ने आगे अगर उसको के पास ही जा रहा हो तो मेरे को दे दो, वो नहीं करेगा भाई, कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर, ठीक है? आयुष ने बोला रोबोट्स हैव नो फीलिंग्स। रोबोट के हैंड पे कोई पॉइंटेड चीज टच करो, कोई हॉट चीज टच करो, क्या उसको कुछ पेन फील होगा? नो नो मैम। नहीं है वो कॉन्शियस। क्लियर आदित्य? ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलो फिर, आदित्य का थम्स अप आ गया, इट मींस उसको क्लियर है। सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग फीचर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वो क्या है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। तो अब हमारा डिफाइनिंग फीचर वाला टॉपिक निपट गया। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, ज्यादा लाइट हो गया, बायोडाइवर्सिटी। टू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी, क्या समझते हो बायोडाइवर्सिटी से? इतना ने यश को थैंक्स बोला, सो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव मतलब चेतना, चेतना आपका पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को समझ नहीं आया बेटा। कौन बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी?
मैम वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी स्पीशीज। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, कि भाई मेरे को मेरे वर्ल्ड में कितने टाइप की डाइवर्सिटी मिल रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना, मैंने भी अपने पास एनसीईआरटी ओपन की हुई है, पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद फीचर्स लिखे हुए हैं इन्होंने, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो वाला टॉपिक करा रही हूँ, जो एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं उनको पता है, ठीक है। हमारी बायोडाइवर्सिटी में अगर मैं आप पूरे बायोस्फीयर में, पूरे वर्ल्ड में टोटल 13 से लेके 14 मिलियन स्पीशीज है, और अब तक सिर्फ कितनी डिस्कवर्ड हैं? 3% डिस्कवर्ड। 1.728। 13 का वो निकालो, 13%। 17 to 18 lakh। 1.7 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख बोल लो। अब इन मिलियंस में भी अगर कितने एनिमल्स है, कितने प्लांट्स हैं, तो इसमें 1.25 मिलियंस तो एनिमल्स हैं और 5 मिलियन 0.5 मिलियन प्लांट्स। प्लांट्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और एनिमल्स में भी, इन सारे एनिमल्स में मैं देखूं तो भाई मेरे पास 70% कौन है? वेरी गुड, ऑर्थ्रोपोडा है। और प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, देखो अब छोटी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी में पता चल गया कि भाई मेरे वर्ल्ड में 13 से 14 मिलियन स्पीसीज है। अब मैं क्या करना चाहूंगी, इन सब की स्टडी करना चाहूंगी या नहीं? भाई मुझे भी तो पता चले कितनी स्पीसीज है, कैसी स्पीसीज है, क्या क्या काम करती है, क्या क्या उनके फीचर्स है। जैसे मैं आप लोगों से आज फर्स्ट टाइम मिली, ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कौन बच्चे का लेवल कहाँ पे है, कौन बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसी बेसिस पे मैं अपने पास एक लिस्ट बना लूंगी कि ये मेरे टॉपर बच्चे हैं, ये मेरे एवरेज है, ये मेरे बिलो बच्चे। इनको मुझे बिलो एवरेज से एवरेज लेके आना है, एवरेज से टॉपर लेके आना है। करूंगी या नहीं करूंगी कैरेक्टराइजेशन? है ना? ऐसे ही यहाँ पे हमारी हुआ, किसने किया? सबसे पहले लिखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है टेक्सोनोमी, एक होता है वर्ड सिस्टमैटिक्स। दोनों के फादर कौन है? पहला क्वेश्चन। एपी डेकार्ट। स्लाइड क्यों डिलीट हो जा रही है ये? टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स, फादर देखते हैं दोनों के। कार्लस Linnaeus, this taxonomist, first person to formulate an approach to Google. system for defining and naming the world's plants and animals. फादर पहली चीज कैरोलस। जो टेक्सोनोमी वर्ड है, ये जो टर्म है, किसने दिया था ये टर्म? फादर अलग है, टर्म अलग है। एपीडी कैंडो। एपी यहाँ पे ये टर्म सिस्टमैटिक को ध्यान से सुनना, जो सिस्टमैटिक टर्म है किससे बना है? इन लैंग्वेज से बना है, और लेटिन वर्ड है ये। सिस्टमैटिक्स में सिस्टेमा और नेचुरे से बना है। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस या फिर। और टेक्सोनोमी किससे बना है? बहुत आता है भाई, देखो इस चैप्टर पे साइंटिस्ट के नाम पे आएंगे या फिर वर्ड पूछ लेंगे कि भाई ये वर्ड कैसा वर्ड है।
टेक्सोनोमी ग्रीक वर्ड है, सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। कैसे बना है? टेक्सोनोमी मतलब टेक्सिस प्लस नॉमस। यहाँ पे जो टेक्सिस टर्म है, टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब होता है नॉर्म्स। ठीक है, टेक्सोनोमी के अंदर इन्होंने बोला कि भाई अगर मेरे को ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है तो मैं 4 बेसिस यूज करूंगी। कौन कौन से बेसिस यूज करूंगी? ध्यान से सुनना। पहला, कैरेक्टराइजेशन, अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड करूंगी। सेकंड, उनका आइडेंटिफिकेशन करूंगी। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर करूंगी उनका। थर्ड, फोर्थ, क्लासिफिकेशन करूंगी। CI ये मैं करूंगी। सेम इसमें भी जाऊंगी, वहां पे भी CINC करूंगी, प्लस वहां पे एक नई चीज ऐड कर लूंगी, फाइलोजेनी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइलोजेनी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी मैं उनकी चेक करूंगी, तब मैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, यहां तक याद रखना है। फिर याद रखना है कि भाई जो टेक्सोनोमी है वो 2 टाइप की है। एक होती है क्लासिकल टेक्सोनोमी और एक होती है मॉडर्न टेक्सोनोमी। क्लासिकल टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स ले लिए, वो बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से दिखने वाले फीचर को हम क्या बोलते हैं? बेसिस पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनोमी ये कहती है कि भाई सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, हर इंसान बाहर से दिखने में सेम जरूर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो अंदर से सही है। बाहर से दिखने में सब लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ रहते हो, तब पता चलता है ना वो आपका जेन्युइन फ्रेंड है या नहीं है। या ऐसे ही एक दिन मिले किसी से और उसको बोल दिया कि भाई तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया आज ही, बहुत टाइम बाद रहने के बाद भी पता चल जाता है ना कि वो आपका अच्छा फ्रेंड था या नहीं था। यस मैम। आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं Yes, देते ma'am. बच्चों। किसी के साथ ऐसा किसी के फ्रेंड ने किसी को धोखा दिया हो? नो मैम। यस मैम। यस मैम। आज किसी ने यस मैम बोला, किसने बोला यस मैम? इट्स मी। यश, बताओ क्या हुआ था आज? आपकी स्टोरी सुनेंगे हम लोग। मैम ब्रेकअप हो गया होगा। अच्छा, गौरव ने सही बताया, ब्रेकअप हो गया होगा। बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, बॉय था। होता है। मैम बॉय इसलिए इंटरेस्टेड है। फ्रेंड्स पे ना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। Yes, ma'am. किसी पे भी नहीं करना चाहिए ब्लाइंड ट्रस्ट, तो एक्सेप्ट योर मदर एंड फादर। मैम कैन यू शो निष्का, आपने प्रीवियस स्लाइड बेटा देख लिया था? प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि बीच में ना कभी होता है मैसेजेस स्किप हो जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया जो मैंने अभी ये लिखा? स्कूल में सीन किया, उसने किया, नाम मेरा फंसा दिया, ये तो होता है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में सिर्फ मॉर्फोलॉजी लिया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में बाहर से कैसा दिखता है मॉर्फोलॉजी भी लिया, उसकी एनाटॉमी भी लिया, भाई स्ट्रक्चर कैसा है वो भी लिया। ओंटोजेनी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। भाई जब भी बच्चों में प्रीवियस ईयर बोलोगे तो समझ जाना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ओंटोजेनी का मतलब होता है कि वो डेवलपमेंट कैसे होता है उसके अंदर। जैसे पहले ह्यूमंस का अगर मैं डेवलपमेंट देखूं तो पहले हम लोग जाइगोट से न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिर न्यूबॉर्न बेबी से वो इन्फेंट होता है, फिर इन्फेंट से धीरे धीरे वो टॉडलर एज में आता है, फिर एडल्ट बनता है। ये डेवलपमेंट वाली फेजेस है नहीं है? यस मैम। यहाँ पे भी ओंटोजेनी का मतलब एम्ब्रियो के टाइम पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था कैसे डेवलपमेंट हो रही थी। अगर हम इन सारे कैरेक्टर्स को लेके करेंगे तो मैं उसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलूंगी, अगर मैं सिर्फ आउटर कैरेक्टर को लेके बोलूंगी तो उसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी रखना है। टेक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक टर्म कैसा है, कौन इनके फादर हैं,
टेक्सोनोमी कितने टाइप का होता है, टेक्सोनोमी क्या क्या चीजें कंसीडर करता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्या क्या कंसीडर करता है, CINC प्लस फाइलोजेनी। फिनिश आज की क्लास। और आज हम लोगों ने टेक्सोनोमी तक पढ़ लिया है। कल आप लोगों के साथ क्लास है क्या मेरी? लेट मी चेक। नो मैम, मैं वेडनेसडे को वेडनेसडे है, थर्सडे है, फिर डे आफ्टर टुमारो। तो इसका मतलब हम लोग मंडे मिला करेंगे, वेडनेसडे मिला करेंगे, थर्सडे, सैटरडे। और बच्चों ऐसा हो सकता है वेडनेसडे में मैं लीव पे भी रह सकती हूँ, इफ पॉसिबिलिटी है। तो वेडनेसडे की मैं शोर मत मचाना कि मैम कहाँ चली गई। वेडनेसडे की जगह पे फिर आपकी जो क्लास है मैं कब ले लूंगी, थर्सडे में ले लूंगी, और एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग संडे में शेड्यूल, चलेगा? ओके मैम। चलो आज की क्लास से अपने जल्दी जल्दी से डाउट्स पूछ लो जिसको डाउट